स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ, उसका अध्याय नंबर 3 मुद्रा और साख। बात करेंगे दोस्तों इस पूरे अध्याय में कि मुद्रा क्या होती है, उसके क्या कार्य हैं, इसे जारी कौन करता है, मुद्रा के प्राचीन काल में कौन से रूप थे, आधुनिक काल में मुद्रा किस किस रूप में हैं और बैंकों के क्या काम हैं। इस तरीके से एक बहुत ही 20 से 25 मिनट की वीडियो आखिर तक बने रहिए आप, और इस पूरे पार्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं दोस्तों। मुद्रा पैसे या धन का वह रूप जिसे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होता है। यानी सीधी सी बात है कि डेली रूटीन लाइफ में आप जो भी चीज़ें खरीदते हो या बेच के जो चीज़ आप प्राप्त करते हो उसे मुद्रा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे भारत में रुपया है, अमेरिका में जैसे डॉलर हैं, ये मुद्रा है। हर देश की अपनी एक मुद्रा होती है और वहाँ की जो सरकार है उसे ऑथराइज करती है, आधिकारिक रूप से जारी करती है हर देश की अपनी सरकार। अगला, फिर मुद्रा के कार्य कौन से, ये यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आता है, मुद्रा के कार्य लिखिए। तो मुद्रा के कार्य में देखो, पहला है मूल्य का मापन। कोई भी चीज़ है, आप मार्केट में जब भी जाते हो तो सबसे पहले कोई भी चीज़ पूछते हो कि इसकी कीमत क्या है। तो मूल्य कैसे पता लगाया जाता है, तो मूल्य को मापा कैसे जाता है, तो मूल्य को मापने के लिए मुद्रा काम में ली जाती है। जैसे कि ये चीज़ 100 रुपये की है, कोई भी चीज़ मान लो कि 1000 रुपये की है। आप कार खरीदो, स्कूटी खरीदो, बाइक खरीदो, मकान खरीदो, बुक खरीदो, इवन पेंसिल खरीदनी तो भी कितने की, 1 2 रुपये 3 रुपये की। तो हर चीज़ का जो मूल्य का मापन है वो मुद्रा में होता है। नेक्स्ट है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम, विनिमय का मतलब जब हम कोई चीज़ लेते हैं या देते हैं, यानी वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं, तो ये विनिमय कहलाता है। विनिमय का मतलब आप सीधा सीधा ये ले लो, लेन देन होना है ना, एक्सचेंज करना। तो एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, मान लो किसी से कोई चीज़ खरीदी है ना, तो आपने चीज़ खरीदी तो उसके बदले में आप पेमेंट दे रहे हो, पैसा दे रहे हो मुद्रा के रूप में। या आपने कोई चीज़ खरीदी है तो उसके बदले में पैसा का एक्सचेंज होगा ना। तो यही होता है मार्केट में। या तो दुकानदार, जैसे कि आप दुकानदार के पास गए, आपने चीज़ खरीदी तो उसको पैसे दिए, फिर वो दुकानदार कहीं और जाएगा बड़े मार्केट में, वहाँ से सामान लिया, वहाँ से वो पेमेंट देके मुद्रा के रूप में वहाँ से वो चीज़ें प्राप्त करेगा। तो ये विनिमय का माध्यम। तो पहला है मूल्य का मापन, दूसरा है विनिमय का माध्यम, कौन, मुद्रा। तीसरा है मूल्य का भंडारण। आपके पास स्टोरेज जो है, आप अपनी फैमिली में देखना, जैसे घर में कोई बड़ा काम करवाना है, मकान बनवाना है, शादी करनी है, तो घर वाले पहले पैसे इकट्ठे करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि हम बड़ा काम कुछ भी जो करेंगे तो वो पैसे इकट्ठे करें, वो किस रूप में कर रहे हैं, मुद्रा के रूप में ही तो कर रहे हैं ना। तो मूल्य का भंडारण। और जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा हम बैंक में जाके अकाउंट में जमा करवा देते हैं। नेक्स्ट है साख का निर्माण। क्रेडिबिलिटी जो है उसका भी निर्माण, साख का निर्माण पैसे के द्वारा होती है, मुद्रा के द्वारा होती है। कि किसी भी व्यक्ति की, एक तरीके से अगर बहुत सिंपल तरीके से मैं बोल दूं तो हैसियत बोल सकते हैं आप। साख का मतलब है हैसियत। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास इतना अमीर है या बहुत ज़्यादा उद्योगपति है, पैसा उसके पास, तो आप वहाँ पे ये बोल सकते हो कि उसकी साख है कि उसको बैंक वाले 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का लोन दे देंगे, है ना। तो ये उसकी साख है। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली। मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। यानी ये प्राचीन काल की बात है, जब मुद्रा नहीं होती थी तब क्या लेन देन नहीं होता था, बिल्कुल लेन देन होता था। अब मुद्रा तो थी नहीं, तो बिना मुद्रा के कैसे लेन देन होता था, तो वो वस्तु विनिमय करते, एक चीज़ देते दूसरी चीज़ उसके बदले में लेते। मान लो किसी को एक गाय लेनी है, ठीक है, और तो उसको गाय लेनी है तो वो क्या करेगा, मान लो उसके पास बकरियां हैं, तो वो ऐसे ही कीमत तय करते थे कि एक गाय बराबर 2 बकरियां, तो वो 2 बकरियां ऐसे दे देता और ये एक गाय इसको दे देता, ये एक्सचेंज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है। तो ऐसे ही आपने अगर कुछ साल पहले है और आज भी गांव में ये चीज़ होती है कि मान लो सब्जी वाला आता है और उसके पास मान लो कि कोई पैसे नहीं दे के सब्जी ले रहा है, तो उसके बदले वो अनाज दे देता है। तो यहाँ पे देखो, एक तरफ क्या दिया जा रहा है, अनाज, है ना, और दूसरी तरफ से क्या लिए जा रही है, सब्जी। तो यहाँ पे मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना लेन देन हो रहा है, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये चीज़ों का जो लेन देन है आपस में, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। आपका एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, आज भी आप देख सकते हो वस्तु विनिमय का बेहतरीन उदाहरण। आज भी आपको ये जो लेडीज़ हैं, इनके बाल होते हैं, तो ये जैसे कि बैलून वाले आते हैं, गुब्बारे या ऐसे कोई चीज़ बेचने आते हैं, तो वो लेडीज़ के जो टूटे हुए बाल होते हैं वो ले लेते हैं और उसके बदले में बच्चों के खिलौने या फिर बैलून वगैरह दे देते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो वस्तु विनिमय आज भी कुछ मात्रा में, कुछ हद तक
होता है, लेकिन इसका सबका जगह किसने ले लिया अभी? मुद्रा ने। मुद्रा के आने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो एक प्रॉब्लम क्या थी वस्तु विनिमय? आप कहोगे फिर तो ठीक था सर, फिर मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसमें आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य विशेषता थी कि इसमें मान लो दो पक्ष हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ कहा कि ये गाय बेच रहा है और बदले में 2 बकरियां ले रहा है। हो सकता है कि गाय बेचना चाह रहा है लेकिन इसको बकरियां चाहिए ही नहीं, इसको जरूरत नहीं है ना बकरियों की। या फिर इसको बकरियां बेचनी है बट इसको गाय लेनी नहीं कि यार मैं तो पशु रख रख के परेशान हो गया, मुझे तो जो है वो भी बेच के निकलना बस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वस्तु विनिमय तभी हो सकता है जब दोनों जो पक्ष होते हैं वो उस बात पे सहमत हैं तभी। यानी वस्तुओं का या उनकी आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना, उन्हें जो चाहिए और तब वो दूसरी चीज बेचेंगे, ये दोनों चीजें होगी तभी वस्तु विनिमय होगा। फिर अभी अगर आधुनिक काल की बात करें तो अभी मुद्रा आ गई है। तो मुद्रा के आधुनिक रूप की हम बात करेंगे तो प्राचीन काल में मुद्रा के रूप में किसका इस्तेमाल होता था? अनाज का, पशुओं का। और फिर थोड़ा और टाइम आगे निकला तो फिर सोना, चांदी, तांबे जैसे जो धातुओं के सिक्के होते थे उनका प्रचलन शुरू हो गया। और उन जो सोना, चांदी, तांबे के जो सिक्के होते थे इनके ऊपर आप देखोगे तो कोई ना कोई ऐसे जैसे ठप्पा लगा के, ऐसे सील टाइप आप बोल सकते हो, वर्तमान में सील लगाते हैं तो ऐसे ठप्पा मार के उनको मुद्रा के ऊपर जैसे कोई चित्र बना दिया मोर का या फिर कोई वृक्ष का या फिर देवी देवताओं का, तो ऐसे सिक्कों को आहत सिक्का कहते थे। आहत, है ना? तो वो सिक्के होते थे। और अभी अगर आधुनिक काल, ये और ये जो जितनी भी चीज़ें थी सोना, चांदी, तांबे और इनके जो सिक्के होते थे ये 20वीं शताब्दी तक ये चले। यानी एक लंबा जो टाइम है इन चीज़ों ने मुद्रा के रूप में वो चीज़ें की हैं। फिर देखोगे तो करेंसी के जो आधुनिक रूप है वो कौन कौन से हैं? जैसे कागज के नोट आप वर्तमान में देख सकते हो और सिक्के। इन्हें विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। प्राधिकृत मतलब ऑथराइज करती है, सरकार ये मानती है। जैसे आपने एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे पहले पुराना एक 500 का नोट आता था और 1000 का एक नोट आता था, सरकार की तरफ से था वो, और सरकार की तरफ से ही मुद्रा होती है। तो सरकार ने कहा आज के बाद ये नोट नहीं चलेंगे, तो वो चलन से बाहर हो गए। अब आप फिर 2000 का नोट आया, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। आप लेके जाओ बाहर 2000 का नोट लेके, कोई नहीं लेगा, कारण सरकार ने उसकी मान्यता खत्म कर दी। तो सरकार मान्यता देती है तब वो मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से नोट जारी करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत में नोट या भारत में मुद्रा जारी कौन करता है, ये एक अच्छा प्रश्न है। तो आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। ये भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है। अब नेक्स्ट जो बिंदु है बैंक निक्षेप, यह क्या होता है? बैंक निक्षेप का मतलब होता है बैंक अपने पास में जमा रखते हैं। लोगों के पास जब भी ज़्यादा इनकम होती है, लोग पैसे कमाते हैं, तो पहले सबसे पहले वो क्या करते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। डेली रूटीन लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए उन मुद्राओं से पूरी करते हैं। फिर बाद में मान लो कि उनके पास कुछ पैसा बच जाता है तो वो क्या करेंगे? वो जाके निकटतम जो बैंक होती है, जो उनकी सहूलियत जहाँ रहती है, वो अपने बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं और अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है वो वहाँ पर जमा करवा देते हैं। तो ये जो जमा करवाया है, इस जमा पैसों को आप निक्षेप बोल सकते हो। तो ये बैंक में आपने जो पैसा जमा कराया हो बैंक का निक्षेप बोल सकते हो। अब मांग जमा, जब भी आप पैसे जमा करवाते हो तो उसको क्या कहते हैं? या फिर एक प्रश्न आता है इस तरह से कि मांग जमा से क्या तात्पर्य? मांग जमा से सीधा सा ये अर्थ है कि खातों में जमा धन को आप मांग के जरिए निकाल सकते हो। यानी आपने पैसा जमा करवाया और जब भी आपको जरूरत है आप बैंक में जाके मांगिए। मांगिए का मतलब एक पर्ची होती है वो भर के दे दीजिए और वो पर्ची के द्वारा वो कैशियर जो होता है वो आपको पेमेंट दे देगा। और उसका एक और रूप है, आपको एक कार्ड दे दिया एटीएम कार्ड, उसके फिक्स पिन नंबर होते हैं, वो आप जाके एटीएम में डालिए, आप जितनी डिमांड करो, जितने मांगे पैसे वो दे दिए। तो ऐसे जो जमा आपने करवाए हैं और जब मांगने पे बैंक वापस देता है तो ऐसे जमा को मांग जमा कहते हैं। यानी बैंक आपके मांगने पर आपको तुरंत वापस दे देता है, तो इसको मांग जमा कहते हैं। एक और चीज़ है जिसके जरिए भुगतान किया जाता है, चेक। चेक एक ऐसा आधिकारिक कागज है जो बैंक को किसी खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। मान लीजिएगा आपका अकाउंट है बैंक में, बैंक ने आपको एक चेक बुक इशू की। चेक बुक मतलब एक चेक की एक बुक है जिसमें खूब सारे चेक होते हैं, 20, 50 जितने भी आप डिमांड करते हैं। तो आपको किसी व्यक्ति को, मान लो ए व्यक्ति को आपको भुगतान करना है 50,000 रुपये। तो एक चीज़ तो ये है कि
आप 50,000 रुपये सीधे अकाउंट से निकालें और उस व्यक्ति को दें आप। और दूसरा तरीका ये है कि आप 50,000 रुपये निकाल के नहीं दे के आप सीधा एक कागज़ पे भर देते हो, चेक पे भर देते हो 50,000 रुपये, और फिर उस व्यक्ति का नाम लिख देते हो। ठीक है, कि मान लो कोई भी ए नाम का व्यक्ति है, इसको 50,000 रुपये का बैंक भुगतान करो, आपने सील साइन कर दिया, नीचे साइन कर दिया और सिग्नेचर वगैरह कर दिए, आपने दे दिया, डेट वगैरह लगा दी। तो अब वो बैंक क्या करेगा, आपके साइन देख के, आपके नाम का चेक था, आपने साइन करके दिए हैं, जिस व्यक्ति के नाम आपने चेक लिखा है उस व्यक्ति को भुगतान बैंक सीधा ही कर देगा। यानी आपको निकाल के देने की जरूरत नहीं है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर देगा बैंक। ठीक है, तो ये भी एक चेक के द्वारा सहूलियत है। अगला है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। अब बैंक की और कौन कौन सी गतिविधियां, तो यहाँ अब तक जितने भी सवाल देखे हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मुद्रा के कार्य कौन कौन से दोस्तों, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, और मांग जमा किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और बार बार यहीं से प्रश्न बनते हैं। अब अगला है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंक और कौन कौन से काम करते हैं, आप कहोगे फिर तो बहुत अच्छी बात है कि बैंक हमारे पैसे रखते हैं और हमारे काम कर देते हैं। बैंक और कौन कौन से काम करते हैं, या उन पैसों का बैंक क्या करता है, तो भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। यानी जितना भी पैसा आपके पास है उसका 15% रुपए जो हैं बैंक अपने पास में रखता है। तो बाकी पैसे का क्या करता है, यानी 85% जो आपका पैसा है या जो भी लोग बैंक में जमा करवाते हैं उन पैसे का क्या करते हैं, या क्या ऐसी कोई संस्था है जो देखती है कि 15% से कम रखा, ज़्यादा रखा। आप ज़्यादा रख सकते हो लेकिन मिनिमम 15% कैश आपको रखना पड़ेगा। कारण क्या है कि ये मांग जमा होती है, कोई भी व्यक्ति आके आपसे दिन में पैसे मांग सकता है, डिमांड कर सकते हो, तो आपको देना पड़ेगा। जब आपके पास कैश ही नहीं है तो आप क्या दोगे, तो इसलिए मिनिमम 15% तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब 85% जो पैसा बचा है आप उसे लोन पे दे सकते हो, यानी ऋण दे सकते हो, तो बैंक ऋण देता है। ठीक है, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण, बड़ा भाग मतलब जो 15% को छोड़ दे ऊपर वाला जितना भी भाग है उसको ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। और कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर को बैंक का आय का प्रमुख स्रोत है। अब बैंकों को क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए, मान लो दो व्यक्ति है, फिर से हम मान लेते हैं एक ए व्यक्ति नाम का है और एक बी नाम का एक व्यक्ति है। ए ने अकाउंट में जमा करवाए मान लो 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए जमा करवाए। अब इसका 15% मतलब हर व्यक्ति का नहीं, टोटली मान लो बैंक के पास में टोटली पैसा खूब सारे लोगों ने मिलकर 1,00,000 रुपए जमा करे, तो इसका 15% जमा रखेंगे, बाकी पैसे का क्या करेंगे, वो 85,000 का वो क्या करेंगे, किसी न किसी को ऋण देंगे। मान लो बी व्यक्ति को ऋण दे दिया, तो ये जो पैसा 1,00,000 रुपए जमा हुआ है बैंक को इस पर ब्याज देता है। मान लो कि कई बैंक 4% देता है, कोई 5% देता है, ऐसे ए व्यक्ति का पैसा है तो ए व्यक्ति को ब्याज कितना मिला, 4 से 5%। अब बी व्यक्ति बैंक से ऋण लिया, तो बी से वापस वो ऋण लिया तो उससे भी तो ब्याज लेगा ना बैंक, तो इससे लेते हैं मान लो कि 12%, 13% या 14%, जितने भी हैं, अलग अलग कंडीशंस होती है उसके मुताबिक। अब मान लो 12% भी मान लेते हैं, तो इससे वो 12% ए को दे रहा 4% और बी को जब लोन दिया तो उससे ले रहा है 12%, तो बैंक के पास में कितना रह गया, 8%। ये बैंक की आमदनी का प्रमुख स्रोत यही है, 8%। यानी ऋणदाताओं जो जमा होती है राशि उसको वापस वो जब ऋण के रूप में देते हैं तो ऋणदाताओं से जो ब्याज मिलता है उसका, और जमाकर्ताओं की राशि का ब्याज चुकाने की जो बीच का अंतर रहता है वो बैंक की आय का प्रमुख बड़ा स्रोत होता है। अब अगला फिर एक और अच्छा प्रश्न है कि ऋण की शर्तें क्या होती है फिर, यानी बेसिक चीज़ें क्या होती है। किसी भी व्यक्ति को ऋण देना तो ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति को कुछ भी उठा के दे दो, ले जाओ भाई ये पैसा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। तो ऋण की शर्तें, ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ऋण की शर्तें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, ब्याज दर निश्चित, फिक्स ब्याज दर। जब कस्टमर आता है तो उसे बता देते हैं कि हमारा बैंक आपको 12% से देगा या 13% से देगा या फिर 15%, ये कस्टमर को पहले ही बता देते हैं, निश्चित ब्याज दर होती है। दूसरा ऋण आधार, ऋण आधार का मतलब ऋण किस आधार पे दे आपको, कुछ ना कुछ तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी बैंक को कि आपका पैसा वापस आएगा। तो आपको मान लो आप जॉब में हैं तो उसके कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे, या मान लो कि आप गोल्ड लोन ले रहे हो तो सोना वहाँ पे रखना पड़ेगा। आप एक तरीके से, बहुत आसान तरीके से बोले तो कुछ चीज़ गिरवी बोल सकते हो आप, गिरवी रखना। तो मकान के कागज़ हैं या जो भी हैं। और उसके बाद है आवश्यक कागजात। आवश्यक कागजात का मतलब है कि और जो जरूरी दस्तावेज है, जैसे आपके आधार कार्ड, आपकी फ़ोटोज़, आपका राशन कार्ड है ना, पैन कार्ड, जो चीज़ें जरूरी बैंक समझती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ले सकती है।
और लेते भी हैं। फिर भुगतान के तरीके का मतलब जो आपने लोन लिया है या जो ऋण ले रहे हो आप, तो वो पैसा आप कैसे चुकाओगे। आप महीने की कितनी ईएमआई का मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, आप मासिक किस्त कितने की होगी, मासिक दोगे या साल में एक बार दोगे, 6 महीने में दोगे, यानी ये पैसा वापस कैसे चुकाओगे, उसका क्या तरीका होगा, ये भी शर्त के अधीन होते हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, ऋण की शर्तें। ठीक है, ब्याज दर निश्चित, ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। फिर है ऋणदाता। अब ऋणदाता कौन होते हैं, तो ऋणदाता आप देखो, बैंक सबसे बड़ा ऋणदाता है। ऋणदाता मतलब ऋण देने वाला कौन है, बैंक है। उसके अलावा और आसपास, अपने आसपास देखोगे तो जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना पैसा लोगों को उधार पे देते हैं, तो साहूकार, ऐसे लोग जो ऋण पे उधार देते हैं उन्हें साहूकार बोल सकते हैं। भूस्वामी, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती है, जमीन के मालिक होते हैं, उनके पास में पैसा होता है, तो वो भूस्वामी। और सहकारी समितियां जो होती है वो भी ऋण प्रदान करती हैं। अब है कृषक सहकारी समिति, कृषि उपकरण खरीदने, खेती, कृषि व्यापार करने, मछली पालन, घर बनाने आदि के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है। यानी सहकारी समितियां कृषि और उनसे जुड़ी हुई जो कुछ चीज़ें हैं व्यक्ति के, वो काम करने के लिए भी ऋण प्रदान करती है। फिर हैं भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। तो यहाँ पे मैं दोनों हम साथ ही साथ समझ लेते हैं कि औपचारिक क्षेत्र क्या होता है और अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है। तो ऋण दो प्रकार से हम लेते हैं, तो इसको समझने के लिए देखिए, अपने आसपास नज़र दौड़ाइए। मान लो आपके मोहल्ले में एक व्यक्ति है जो सीधा बैंक जाके या किसी सरकारी संस्था से पैसे उधार लेता है, जहाँ पे ऋण आधार और जो ऋण की शर्तें हैं वो फिक्स हैं कि निश्चित ब्याज दर है वगैरह, है ना। और एक व्यक्ति, वही व्यक्ति कुछ पैसा और लेने के लिए किसी गांव के किसी सेठ के पास गया, साहूकार के पास गया। तो जब हम किसी संस्था से, रजिस्टर्ड संस्था से उधार लेते हैं, पैसा ऋण लेते हैं, तो वो औपचारिक ऋण कहलाता है। ठीक है, और गांव के ही किसी व्यक्ति, रिश्तेदार, दोस्त, उनसे जब उधार लेते हैं तो वो अनौपचारिक ऋण कहलाता है। ठीक है, अब इनकी देख लेते हैं इसमें और क्या क्या फर्क है। तो औपचारिक में कौन सा आएंगे, बैंक, सहकारी समिति। और इधर कौन से आएंगे, अनौपचारिक क्षेत्र में साहूकार, व्यापारी या रिश्तेदार से कोई दोस्त या मालिक। मालिक का मतलब मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है किसी व्यक्ति के पास में, मान लो खेत में या किसी कारखाने में, तो वो अपने, या कंपनी में काम कर रहा है तो वो अपने मालिक से पैसे उधार लेता है, तो वो भी अनौपचारिक ऋण में आएगा। औपचारिक क्षेत्र की विशेषता क्या है, इसकी निगरानी आरबीआई करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको देखते हैं कि किस रेट पे पैसा दिया जा रहा है, पैसा वापस कैसे आएगा, है ना, सारी शर्तें मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये सब चीज़ें। और बैंक अगर उधार दे रहा है तो 15% इसके पास नगद रखा कि नहीं रखा। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो ऐसी देखरेख कर सके। इधर ब्याज दर निश्चित है, किस तरफ, औपचारिक में। और अनौपचारिक में ऐच्छिक है, मतलब निश्चित तो होती है लेकिन वो ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब जैसे कि कोई 24% पे पैसा दे रहा है, यानी आप नॉर्मली ऐसे सुनते हो कि 1.5 का ब्याज, 2 का ब्याज, 1 का ब्याज। तो 1 का ब्याज है मतलब 12%, 2 का ब्याज है मतलब 24%, कहीं 1.5 का ब्याज है मतलब 18%। तो बैंक का तो 12%, 13% ऐसे फिक्स होता है, लेकिन गाँव में 12% मतलब 1 रुपया, यानी 100 रुपये पे प्रति सैकड़े पे 1 रुपये महीने का ब्याज है ना। तो जितने रुपए उधार लिए उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 का ब्याज है। तो ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्याज दर क्या है, ऐच्छिक है। यानी ऐच्छिक मतलब इच्छा पर निर्भर है, किसकी इच्छा, लेने और देने वाले दोनों की, जहां पे इच्छा सहमति होती है उस दर पे वो ऋण दिया जाता है। और इधर औपचारिक में जो है भुगतान के तरीके निश्चित होते हैं कि पैसा आप कैसे दोगे, मंथली ईएमआई आपकी इतनी होगी, ये सब। लेकिन इसमें जो है मान लो पैसा नहीं दे रहा तो नाजायज़ तरीके से भी ऋण वसूलते हैं। मान लो किसी के घर के कागज़ रखवा दिए, सोना रखवा दिया, फिर वो नहीं देना, या किसी घर पे जाके गाड़ी उठा के ले आए, बैल या गाय भैंसे ले आए, है ना। तो इस प्रकार से नाजायज़ तरीके से ऋण वसूलते हैं। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक, ये सवाल बन सकता है कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र की में अंतर लिखिए, तो ये आप ये 4 अंतर लिख सकते हो। फिर हैं बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियों को विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाना चाहिए ताकि कर्जदार अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता घटे। अब यहाँ पे ये एक चीज़ है कि जो औपचारिक क्षेत्र हैं उसको गाँव में बढ़ाना चाहिए, ताकि जो गाँव के गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, उनको सस्ते, अच्छे दाम पर और सही शर्तों पे उनको ऋण मिल सके। इसका प्रयास सरकार को करना चाहिए। फिर आरबीआई के कौन कौन से काम हैं ये भी हम देखते हैं। तो आरबीआई का हम काम, पहला काम तो यही हमने देखा था शुरू में ही कि आरबीआई क्या करता है, करेंसी जारी करता है, मुद्रा जारी करता है। तो केंद्र सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करना, है ना। दूसरा है अन्य बैंक
नगद शेष रखते हैं या नहीं, इसकी निगरानी। हमने ये भी देखा था जब बैंक की गतिविधियां, तो बैंक अपने 15% अपने पास रखता है, तो ये 15% रख रहा है या नहीं रख रहा है, ये कौन देखेगा? आरबीआई। तो आरबीआई का पहला काम मुद्रा जारी करना, दूसरा अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखना या निगरानी करना, आप ये बोल सकते हो, और वो शेष रखते हैं नहीं रखते हैं। तीसरा, बैंकों से जानकारी लेना, जैसे ऋण किसको दे रहे हो आप, कितना दे रहे हो, किस दर पे दे रहे हो, इसकी भी पूछताछ, इसकी भी जो जानकारी है वो आरबीआई अन्य बैंकों से लेता रहता है। और विदेशी मुद्रा का भंडार संरक्षक, अगर हमारे पास जैसे यूएस से कुछ खरीदारी करनी, तो हम वो रुपए शायद नहीं लेंगे, वो अपनी मुद्रा में लेन देन करते हैं, तो हमें विदेशों से कुछ सामान लेना है तो विदेशी मुद्रा का भंडार हमें रखना पड़ेगा। तो अपने देश में विदेशी मुद्रा का भंडार रखने की जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई की है, क्योंकि सरकार जब भी कुछ खरीदेगी कुछ विदेश से, तो विदेशी मुद्रा का भंडार चाहिए, और उसका संरक्षक या उसको देखभाल करने के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? आरबीआई। और साख नियंत्रक, मतलब साख का निर्माण करना, उसको कंट्रोल में रखना, ये सब काम भी आरबीआई का है। ये फिर से एक अच्छा प्रश्न दोस्तों, आरबीआई के कोई दो कार्य लिखे इस प्रकार से आ सकते हैं, तो दो कार्य तो बहुत आसान है कि मुद्रा जारी करना और अन्य बैंकों की गतिविधियों पर निगरानी रखना। अब एक और चीज़ है स्वयं सहायता समूह, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है कि देखिए ऋण तो लेते हैं, लेकिन गांव की एक गतिविधि के बारे में दिखाया गया है कि मान लो गांव में कुछ 15-20 लोग मिलके, ये 15-20 मतलब ऐसे फिक्स नहीं कि 15 ही हो 20 ही हो, 15-20 का मतलब है एवरेज, 15-20 18-30 ऐसे लोग होते हैं, वो अपना एक समूह बनाते हैं और वो मिलके क्या करते हैं कि हर महीने एक निश्चित राशि, हर मेंबर बराबर राशि देगा। जैसे मान लो कि हर व्यक्ति 100 रुपये दे रहा है, ठीक है, और मान लो कि 25 लोग हैं, तो कितने हो गए? महीने के 2,500 रुपये हो गए, वो इकट्ठे करेंगे। या हो सकता है कि महीने के 1,000 रुपये करें एक व्यक्ति, तो कितने रुपए हो गए? 25,000। 20 लोग हैं तो 20,000, ठीक है, जितने लोग हैं। अब मान लो 20 से लेते हैं, मान लो 1,000 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं, 20 लोग हैं, रुपए आए हैं 20,000, ठीक है। अब 20,000 एक महीने आ गए, दूसरे महीने कितने हो गए? 40,000। इस प्रकार पैसा बढ़ेगा। अब वो अपने ही किसी सदस्य को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, वो इस फंड में से पैसे उधार ले सकता है इसमें से, क्योंकि हर महीने 20,000 आ रहा है, तो किसी को 20,000 चाहिए। वैसे गांव में जो गरीब लोग होते हैं ऐसे, वो अपने समूह से, उन्हें इतनी ज़रूरत होती है, जैसे खेत बोना तो 20,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, तो उनको कहीं और कागज़ रखने की ज़रूरत नहीं, कहीं और उनका शोषण ना हो, इसलिए ये स्वयं सहायता समूह इस प्रकार से काम कर सकते हैं और करते भी हैं। तो और क्या करते हैं ये दूसरा काम? उद्देश्य इसका क्या है? ये स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करते हैं। जैसे कि मान लो कोई किसी को सिलाई की मशीन लेनी है, पैसा नहीं है, तो इस प्रकार के ग्रुप से वो पैसा लेके सिलाई की मशीन ला सकते हैं, छोटे मोटे उद्योग शुरू कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। और बचत और ऋण संबंधी जो गतिविधियां हैं वो निर्णय समूह के सदस्यों द्वारा लिया जाता है। अब किसी को किसको ब्याज देना है, पैसा कितना इंटरेस्ट लगेगा, है ना, वो सारा जो निर्णय है वो सभी समूह के सदस्य मिलकर ही ये निर्णय लेते हैं। इसके साथ साथ समूह की नियमित बैठक होती है। मान लो वो 10 दिन 15 दिन या महीने में एक बार बैठ जाते हैं, साथ में बैठ के बैठक करते हैं, तो वो जो बैठक करते हैं, एक साथ बैठ के बातचीत करते हैं, उसमें अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो जाती है, जैसे कि घरेलू हिंसा है या घर में और कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तरीके से एक मंच है जहाँ पे 15-20 लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए ऐसे कहते हैं स्वयं सहायता समूह, यानी वो खुद समूह खुद की ही हेल्प करें, खुद के सदस्यों की हेल्प करते हैं। तो इसकी विशेषता 15 से 20 लोग होते हैं, एक निश्चित राशि हर महीने वो इकट्ठा करते हैं, और इनका उद्देश्य होता है स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना, ठीक है, और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करते रहते हैं, नियमित बैठक होती रहती है। अब है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। इस बुक में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक दुनिया का एक उदाहरण उठाया गया है कि गाँवों में गरीब लोगों के लिए एक ऐसा कोई स्कीम है, ऐसे कोई देश है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें चल रही हो जो उनको फ़ायदा पहुँचाए हो। तो बांग्लादेश का उदाहरण यहाँ पे उठाया गया है। सन 1970 के दशक में एक छोटे से पैमाने पर एक ये कार्य शुरू हुआ, जिसको बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक के नाम से आप जान सकते हो। इसके जो संस्थापक हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इनको बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2006 में। इस बैंक का उद्देश्य क्या है कि उचित दरों पर गरीबों को ऋण देना या ऋण जरूरतों को पूरा करना, यानी कुल मिला के गरीबों को उचित ब्याज पर, है ना, उचित ब्याज की दर हो उस पर पैसे देना, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और वर्तमान में इसके लगभग 9 लाख से अधिक सदस्य हैं। तो यहाँ पे प्रश्न, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे?
प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, और थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 2006 में। और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ये 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाके भी आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी पोस्ट करूँगा। थैंक यू।